तो कल इवनिंग में कुछ इंफॉर्मेशन आया था गवर्नमेंट के साइड से कि जो भी क्लासेस है वो 11th हो या 12th हो या कोई भी क्लासेस है ना, वो सारे क्लासेस 1 सितंबर से खुल जाने चाहिए, खुल जाएंगे, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक दिक्कत ये है कि अभी तक ये नहीं इंफॉर्मेशन आया है कि हॉस्टल कब से खुलेगा। हाँ, आप लोगों का जो भी पढ़ाई है वो तो हॉस्टल से है, आप तो यहाँ के रहने वाले नहीं हो, सभी लोग कहीं से आओगे, हॉस्टल में रहना तो पड़ेगा। तो हॉस्टल का अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। उम्मीद किया जा रहा है 2 से 3 दिनों में ये चीज पता चलेगा कि हॉस्टल कब से खुलेगा। लेकिन उससे पहले कुछ बातें बोली गई, उसमें रूल नंबर 1 है कि जो भी हॉस्टल में आएंगे ना, क्योंकि आपका एज बच्चा, जहां तक मुझे लग रहा है आप 18 प्लस हो चुके हो, आप लोग 18 प्लस हो चुके हो, क्योंकि 12th दे रखा है। उम्मीद है बच्चा 90% लोग, आप लोग एक दो ऐसे होंगे जो नहीं होंगे। जो लोग 18 प्लस है वो बच्चा अपना वैक्सीन करवा ले। बहुत सारे लोगों ने ले भी लिया होगा और कुछ ने नहीं लिया होगा, तो बच्चा अपने घर के पास जो भी हॉस्पिटल होगा जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है वहां से आप लोग वैक्सीन ले लीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकता है आप, ठीक है। और फर्स्ट डोज तो कम से कम ले लीजिए, फर्स्ट डोज तो कम से कम ले लीजिए। सेकेंड का तो 3 महीने के बाद ही मिलता है, ठीक है, वो तो बाद में देखा जाएगा। फर्स्ट डोज आप जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि हॉस्टल का कुछ रूल्स बनेंगे, ठीक है। और सेकेंड, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि आप सभी ने फॉर्म भी डाला होगा, 12 सितंबर का आपका एग्जाम भी है, और उम्मीद है कि सभी ने कम से कम फॉर्म तो भरा होगा, और जहां तक मुझे लग रहा है सब एग्जाम भी दोगे। कोई बच्चा अगर फॉर्म भरता है तो एग्जाम तो देना पड़ेगा ना, तो एग्जाम देना भी चाहिए। पहली बार एग्जाम दे रहे हो आप, नीट का फर्स्ट टाइम आप दे रहे हो ना एग्जाम, तो आपको एग्जाम देना भी चाहिए। अब प्रॉब्लम है कि आप तो घर पे रहोगे, तो जैसा कि उम्मीद है कि आप लोगों को एग्जाम देने के बाद ही बुलाया जाएगा। आप एग्जाम 12 सितंबर को दे दीजिए, शायद बच्चा, शायद आपको एग्जाम के बाद ही बुलाया जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम सेंटर कहीं और रहेगा, आप यहाँ आ जाओगे तो फिर से जाना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये सब बातें चल रही है, तो आपको ग्रुप में, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पे सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो वहां पास जो नंबर है या टीचर के कांटेक्ट में है उनसे पता कर लीजिएगा ना। अभी तक हॉस्टल खुलने की बातें नहीं हुई है, क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी ऑफलाइन, लेकिन हॉस्टल कब से खुलेगा ये 2 से 3 दिनों में पता चलेगा कि वो 5 सितंबर से खुलेगा या 10 सितंबर से खुलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि फर्स्ट वीक में 5 सितंबर या 7 सितंबर या 10 सितंबर से हॉस्टल्स भी खुल जाएंगे। आपको मौका दिया जाएगा, एक हफ्ता पहले आपको बता दिया जाएगा। और सेकेंड सबसे बड़ा है कि आप वैक्सीन जरूर करा लीजिए। जो भी है जिनका उम्र 18 प्लस हो चुका है, जिनका अभी उम्र नहीं हुआ है उनको तो कोई बात नहीं है, वो यहाँ आ जाइएगा, 2-3 महीनों में शायद आपका उम्र हो जाएगा, एज हो जाएगा, तब वैक्सीन दिलवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन था, इसको अच्छे से आप लोग फॉलो कीजिएगा। चलिए सेकेंड चीज, ठीक है, बहुत सारे ने ले लिया, मैंने ये मालूम है, बहुत सारे बच्चों ने ले लिया होगा डोज, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सेकेंड चीज, अभी आपका बैच प्रॉपर अमाउंट में बना नहीं है, क्योंकि बैच में बच्चे जाएंगे 70 to 80 बच्चे, आपकी बैच अभी इंटरव्यू चल रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली है कि पूरा बैच, पूरी पढ़ाई जो फुल स्ट्रेंथ के साथ स्टार्ट होगी, वो बच्चा आपके लगता है कि 12 सितंबर आपके एग्जाम के बाद से ही स्टार्ट होगी। एग्जाम देके आइएगा तो जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तभी आपका स्टार्ट होगा ना। तो ये है सेकेंड चीज, ठीक है। सभी लोग लाइव क्लास किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है और मैं तो खाली बेसिक ही पढ़ा रहा हूं अभी, तो बेसिक कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने कुछ कुछ चैप्टर्स के बेसिक हमने कर लिए, जैसे हमने आपको एक दिन प्लांट किंगडम के कुछ ट्रिक्स बता दिए, ठीक है। डिटेल हम लोग करेंगे, बाद में करेंगे, अभी कुछ बेसिक नॉलेज को ले लीजिए। इसी तरह से हमने शायद बच्चा आपको मॉर्फोलॉजी का भी कुछ ट्रिक्स बता दिया है, चलिए वो भी आपको कुछ काम आ गया होगा शायद। इसी तरह से शायद मैंने मिनरल न्यूट्रिशन का भी कुछ आपको बता रखा है, ठीक है, कुछ मैंने बेसिक नॉलेज आपको दे दिया था।
ठीक है, रोजाना एक एक चैप्टर का बेसिक नॉलेज तो कम से कम गेन कर लो। सेल साइकिल बच्चा अच्छे से करके आइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे बायो का सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर का बोला जाएगा वो सेल साइकिल वाला है। तो मैंने आपके ग्रुप में माइटोसिस का आपको मैंने लेक्चर भेजा था, आप लोग जिन्होंने नहीं देखा होगा वापस से देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी का होगा। इसके बिना आप बच्चे जूलॉजी नहीं समझ सकते, जेनेटिक्स नहीं समझ सकते। खुद बच्चा सेल साइकिल से 5 क्वेश्चन के आसपास आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, सेल साइकिल के कम से कम बेसिक नॉलेज माइटोसिस का और मियोसिस का तो गेन कर लीजिए। डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन बेसिक नॉलेज माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें आपको जानना जरूरी है। चलो, तो इसी तरह से हम लोग, चलो तुम ही लोग अब बताओ, हम लोग आज कौन सा बेसिक कुछ पढ़ ले, फोटोसिंथेसिस कर ले क्या? छोटी छोटी बातें कर ले फोटोसिंथेसिस का, थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे देते हैं फोटोसिंथेसिस का। डिटेल तो बहुत बड़ा है, वो तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन अभी हम लोग बेसिक बातें कर ले, छोटी छोटी बातें, उसके अंदर चैप्टर्स के अंदर जो भी है होता क्या है वो जान ले। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग बेसिक एक नॉलेज को गेन कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, अच्छा ये बताओ तुम लोग, एक तो बोलते नहीं, बिना बोलने वाले डॉक्टर बने को तो चलो ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर, ईमानदारी से बताना, कौन कौन से बच्चे यहाँ पर एसएमईज मीडियम मतलब 11th 12th में, क्योंकि टीचर में ये बड़ा कंफ्यूजन हो, अगर तुमने क्या एसएमईज मीडियम है या तुमने क्लास 11th और 12th में इंग्लिश बोर्ड में पढ़ाई की, ये बताइए, सब कोई अपना अपना बताइए। क्या तुमने इंग्लिश बोर्ड में पढ़ाई की, यानी कि तुम्हारा जो मीडियम था क्या था, इंग्लिश मीडियम था या असमीज मीडियम था, ये पहला चीज। ठीक है, और सेकेंड चीज, क्या आपने 11th 12th में एनसीईआरटी बुक पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, यस या नो में बताइए, तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे कैसे पढ़ाना है, कितना बेसिक कराना है, तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। चलो फटाफट बताओ। चलो, एक का तो है इंग्लिश मीडियम, सुमैया बेगम, ठीक है, और बोलो, सभी लोग बोलो। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे तो इंग्लिश मीडियम ही बोल रहे हैं। एनीवन, कोई है जो एसएमईज मीडियम को बोल सकता है? कोई बोलो फटाफट। चलो, सभी इंग्लिश मीडियम की, इंग्लिश मीडियम, चलो ठीक है। और 11th और 12th में तुमने कौन सी बुक पढ़ी थी, ये पहले ईमानदारी से बताओ। नहीं पढ़ा, ये भी ऑप्शन हो सकता है। एनसीईआरटी पढ़ा, हाँ एनसीईआरटी पढ़ा, बोलो। चल, यानी कि लगभग बच्चे जो भी है यहाँ पे एनसीईआरटी बुक ही पढ़ा है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मुझे ये तो हो गया कि एनसीईआरटी तुमने पढ़ा है। चलो ठीक, अब कैसा पढ़ा उसे मुझे मत, वो तो तुम्हें यहाँ पढ़ाया जाएगा। एक तो पता चल गया कि ये दिक्कत बहुत होता है, कोई असमीज मीडियम से आता है तो अचानक से इंग्लिश के वर्ड समझ में नहीं आते। अगर तुमने एनसीईआरटी पहले नहीं पढ़ा, यहाँ अचानक से पढ़ना है तो डिफिकल्ट लगेगा। तो चलो, एक तो नॉलेज हो गया मुझे। चलिए, हम लोग फोटोसिंथेसिस को एकदम सिंपल से वर्ड में सीखे। फोटोसिंथेसिस को होता क्या है, ध्यान से बच्चा, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन आपको अच्छे से लिखने के लिए आना चाहिए, एकदम बेसिक है। आपको बच्चा एक ग्लूकोज बनाना है, कितने ग्लूकोज बनाने हैं? एक ग्लूकोज, जिसके अंदर होते हैं 6 कार्बन, C6H12O6, कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। तो आपको ग्लूकोज बनाने के लिए बच्चा कार्बन चाहिए। कार्बन कहां से आएगा? CO2 से। कितना CO2 चाहिए? 6 CO2। एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन कहां से आएंगे? प्लांट कहां से लेगा? इन्वायरमेंट है, बाहर में हवा जो है वहीं से CO2 से लेगा। तो कितना CO2 चाहिए? पहले 6 CO2, पहला चीज। सेकेंड, CO2 को रिएक्ट करने के लिए, CO2 को बच्चा रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस मतलब सर CO2 के अंदर हाइड्रोजन डालना है, सिंपल, CO2 के अंदर हाइड्रोजन डालना है, तो हमें हाइड्रोजन डोनर चाहिए। अगर एक CO2 है बच्चा, तो हाइड्रोजन डोनर 2 मॉलिक्यूल चाहिए। यहाँ पर 6 CO2 है, तो हाइड्रोजन डोनर कौन है? वाटर है। हाइड्रोजन डोनर कौन है? वाटर है। एक CO2 को रिएक्ट करने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, तो यहाँ पर कितने CO2 है? 6, तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल कितने होने चाहिए? 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये चीज याद रखिए ना, CO2 को हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन डोनर कौन है? वाटर है। ठीक है, चलिए, अब क्या होगा? सबसे पहले बेसिक अपना चीज याद रखे, सबसे पहले यहां सनलाइट आएगा। ये बच्चा आपका सनलाइट है,
क्योंकि आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सनलाइट। क्यों सर, सन में एनर्जी है, इसी एनर्जी को प्लांट पकड़ेगा और फोटोसिंथेसिस करेगा। सर हम क्यों नहीं कर सकते, सिंपल से, तुम फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर सकते? तो आंसर सिंपल सा है ना, हमारे अंदर में सनलाइट को पकड़ने वाला पिगमेंट नहीं है। अगर हमारे अंदर भी पिगमेंट हो जाए तो हम भी सनलाइट को पकड़ लेंगे, हम भी फोटोसिंथेसिस करेंगे। लेकिन प्लांट के अंदर में सनलाइट के एनर्जी को पकड़ने के लिए स्पेशल पिगमेंट होते हैं। तो सन की एनर्जी है, ये कहां गिरेगी बच्चा, प्लांट पे। प्लांट में क्या बैठा है, पिगमेंट। ये पिगमेंट सन के एनर्जी को पकड़ लेगा। लेकिन सर सन की कोई भी एनर्जी को पिगमेंट पकड़ लेगा क्या? पिगमेंट है सर, क्लोरोफिल वगैरह है, क्या सन के अंदर जितनी भी रेज है सबको पकड़ सकता है? नहीं। सन से बच्चा बहुत सारे रेज आ रहे हैं, 0 से इंफिनिटी रेज आ रहा है, बहुत सारे रेज आ रहे हैं, कई सारे के रेज आ रहे हैं। लेकिन प्लांट केवल और केवल, प्लांट बच्चा केवल और केवल इनमें से 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के पार्ट को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी पकड़ सकता है। ये पहला क्वेश्चन बन गया फोटोसिंथेसिस का। केवल बच्चा 400 से 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है बच्चा, उसी को पकड़ सकता है। उसके बाद में होगा इंफ्रारेड, एक्सरेज का, ये सबको नहीं पकड़ सकता। सन से बहुत सारे रेज आ रहे हैं, उस केवल 400 to 700 कहने का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, जो आपने बचपन में पढ़ा था विबग्योर, इसी रेंज के लाइट को, इसी कलर को केवल पकड़ सकता है ना। इसलिए एनसीईआरटी में इकोलॉजी में एक वर्ड आता है PAR। सर ये क्या होता है, सन से कई सारे रेज गिरे, सन से बच्चों बहुत सारे रेज आ रहे, उस रेज की कौन से पार्ट पे फोटोसिंथेसिस होगा? सन से तो हजारों रेज आ रहे हैं, क्या सभी रेज में फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं, केवल 400 to 700 पे ही होगा। इसलिए इसे कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये 400 to 700 जो है उसी रेंज पे होगा, इसलिए नाम होगा PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये याद रखिए। तो PR में कौन कौन आता है सर? विबग्योर आते हैं, विबग्योर आते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। R के बाद, रेड के बाद और भी रेज होंगे, उसको प्लांट नहीं पकड़ सकता। वायलेट से पहले और भी रेज होंगे, अल्ट्रावायलेट रेज होगा, अल्ट्रावायलेट नहीं पकड़ सकता, उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि हम प्लांट से पकड़ सके। प्लांट इसी को पकड़ेगा। चलिए ठीक है सर, कैसे पकड़ सकता है प्लांट? प्लांट के अंदर में पिगमेंट है। सर कौन सा पिगमेंट है? प्लांट के अंदर कई सारे पिगमेंट है, क्लोरोफिल भी है, क्लोरोफिल की कई सारी कैटेगरी है, क्लोरोफिल A भी है, क्लोरोफिल B भी है, कई सारी कैटेगरी है क्लोरोफिल के। सर क्लोरोफिल C भी है क्या? क्लोरोफिल D भी है क्या? क्लोरोफिल E भी है क्या? क्या केवल क्लोरोफिल A और B है? हमारा चैप्टर का नाम है बच्चा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। हायर प्लांट बच्चा, जो आपको आसपास एंजियोस्पर्म दिख रहा है, जिम्नोस्पर्म दिख रहा है, वही हायर प्लांट। हमें उसी का पढ़ना है, हमें एल्गी का फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ना है। एल्गी के अंदर में क्लोरोफिल C होगा, एल्गी के अंदर में क्लोरोफिल D होगा। हायर प्लांट में A और B ही केवल होता है, C नहीं होगा, D नहीं होगा, E नहीं होगा। तो सर C, D, E ये सब कहां रहते हैं? वो एल्गी में होता है। जब आप पढ़िएगा तो बच्चा एल्गी के अंदर में क्लोरोफिल C मिलेगा, D मिलेगा, E मिलेगा। हम हायर प्लांट में पढ़ रहे, मैंगो का प्लांट, आम का पेड़, इमली का पेड़, अमरूद का पेड़, उसमें पढ़ रहे, चैप्टर का नाम यही है ना। तो वहां होगा क्लोरोफिल A और उसके साथ क्लोरोफिल B। लेकिन और भी हेल्प करने के लिए होगा, जैसे कि नाम होगा बच्चा कैरोटीन। लेकिन आपके एनसीईआरटी में कैरोटीन को लिख देगा कैरोटीनोइड्स। आपके एनसीईआरटी में कैरोटीन को क्या लिखा है? कैरोटीनोइड्स। इसके अलावा बच्चा एक होगा ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल, तो ये 4 तरह के पिगमेंट है, 4 तरह के पिगमेंट है। लेकिन पूछा जाएगा मेन पिगमेंट कौन है? बोले ये चारों तो है, मेन कौन है? मेन बताइए ना, मेन पिगमेंट कौन है? तो याद रख लेना है, वो है बच्चा क्लोरोफिल A। क्लोरोफिल A जो है वो मेन पिगमेंट है। अगर बोलेगा चीफ पिगमेंट, चीफ मतलब मेन होता है, मेन पिगमेंट कौन है? तो बोलिएगा क्लोरोफिल A। इसी को कहते हैं बच्चा यूनिवर्सल पिगमेंट।
यूनिवर्सल मतलब क्या होता है सर? यूनिवर्सल मतलब कहीं भी बच्चा फोटोसिंथेसिस चल रहा है, कहीं भी फोटोसिंथेसिस चल रहा है, एल्गी हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, कहीं भी फोटोसिंथेसिस चल रहा है, क्लोरोफिल ए तो होना ही है। एल्गी हो, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल ए होगा। ब्लू ए, ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए होगा। रेड एल्गी, क्लोरोफिल होगा, ए होगा। ब्रायोफाइट, क्लोरोफिल ए होगा। टेरिडोफाइट, क्लोरोफिल ए होगा। जिम्नोस्पर्म होगा, एंजियोस्पर्म होगा, सब जगह बच्चा। मोनोकॉट, डाइकॉट, हर जगह क्लोरोफिल ए होगा। तो यूनिवर्सल पिगमेंट कौन है? क्लोरोफिल ए। मेन पिगमेंट कौन है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के बिना तो हो ही नहीं सकता फोटोसिंथेसिस। तो मेन हो गया क्लोरोफिल ए। ये सब बच्चे उसके चेले चपाटे हैं, ये उसके हेल्पर है, हेल्प करता है केवल, ये बच्चा हेल्प करता है। अब तुम 12 सितंबर को एग्जाम देने गए नीट का, एग्जाम कौन दोगे? तुम। क्या तुम्हारे पापा देंगे? नहीं। मम्मी देगी? नहीं देगी। तो मेन कौन है? तुम हो। मम्मी पापा तो बस सपोर्ट करने गए, तुम्हें पहुंचाने गए हैं। तो वैसे ही बच्चा, ये मम्मी है, ये पापा है, ये तुम्हारा भाई है, और क्लोरोफिल ए तुम एग्जाम देने जा रहे हो, पापा नहीं देंगे, मम्मी नहीं देंगे, बस हेल्प कर रहे हो। तो मेन पिगमेंट समझ में आ गया। चलो अब देखिए, अब क्या होगा? यानी फोटो में पहला स्टेप, सनलाइट आया, पिगमेंट पे गिरा, पिगमेंट ने क्या किया? सन की एनर्जी को पकड़ लिया, पिगमेंट ने सन की एनर्जी को पकड़ लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद में इस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया बच्चा एटीपी में, एटीपी में यानी एनर्जी में, एनर्जी बना दिया, एटीपी बना दिया। बताओ किसके हेल्प से एनर्जी बना? एटीपी बना, उसके लिए एनर्जी किसने दिया? अल्टीमेटली एनर्जी कहां से आया? सनलाइट से आया। इसलिए इस एटीपी बनाने के प्रोसेस को एनसीईआरटी कहता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो यहाँ पे एक वर्ड सीखा, फोटो फॉस्फोराइलेशन। फिर से सीखो, फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब लाइट, सनलाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब एटीपी का बनना, एटीपी बनेगा, फॉस्फोराइलेशन। एनर्जी कहां से आया? सनलाइट से, तो नाम फोटो फॉस्फोराइलेशन। एटीपी के हेल्प से एनर्जी बनती। चलिए सर, एक चीज तो समझ में आ गया, पहला स्टेप याद आया, सन से एनर्जी चला, प्लांट पे गिरा, प्लांट के अंदर पिगमेंट है, पकड़ ली, पकड़ने के बाद उस एनर्जी के हेल्प से क्या बनाया? एटीपी बनाया। प्रोसेस का नाम फोटोफॉस्फोराइलेशन। खत्म। चलिए सेकेंड स्टेप अब देखिए, सेकेंड स्टेप बहुत ध्यान से देखिए, ये वाटर है, ये वाटर है। सन जो है, सन के जो रेज है वो वाटर पे गिरेंगे, वाटर पे गिरेंगे, वाटर टूट जाएगा। देखो ध्यान से, वाटर, सनलाइट आया, वाटर टूट गया। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस। फोटो का मतलब लाइट, लिसिस का मतलब टूटना, फोटोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है टूटना, फोटो का मतलब लाइट। लाइट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में वाटर टूट गया, तो क्या डिफिकल्ट नाम है क्या? फोटोलिसिस। फोटो का मतलब लाइट, लिसिस का मतलब टूटना। लाइट आया तो क्या हो गया? वाटर टूट गया, फोटोलिसिस। इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स चाहिए, प्लांट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स चाहिए जिसे कहते हैं बच्चा ओईसी। सर ये क्या है? ओईसी का फुल फॉर्म रिकॉर्डेड लेक्चर में अच्छे से सुनिएगा, अभी समझने पे फोकस कीजिए, अभी ना नोट्स बनाना है ना कुछ करना है, बस समझना है। ओईसी का मतलब है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। सर क्यों? जब वाटर टूटेगा तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, टूटेगा तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो इसलिए नाम पड़ा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन को रिलीज करा देगा तो नाम पड़ा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। या इसका एक और नाम वाटर स्प्लिटिंग सब्सटेंस। वाटर स्प्लिटिंग सब्सटेंस। क्यों? वाटर को स्प्लिट करेगा, तोड़ेगा। चलिए सन से आया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा चीजों को। सन से एनर्जी आई, यहां पर कितने वाटर थे? 12 वाटर थे। ध्यान से देखो, 12 वाटर थे, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर था, 12 H2O थे। वाटर टूट गया, वाटर टूट गया, ठीक है। अब वाटर टूटेगा
तो वाटर के टूटने से क्या रिलीज होगा? देखिए वाटर के अंदर में क्या क्या चीजें, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, H2O, उसके अंदर क्या है, क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो यहां पर जब वाटर टूटेगा तो ये बच्चा हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, हाइड्रोजन बाहर निकल गया और बचे कितना? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन? 12। ध्यान से देखिए 12 वाटर था, वाटर के अंदर क्या क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर जब टूटेगा 12 वाटर है, हर वाटर में एक एक ऑक्सीजन बैठा हुआ है, सारे वाटर टूट गए तो 12 बच्चा ऑक्सीजन रिलीज होगी। ये सारे ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन ये बच्चा 6O2 के फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा था इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। वाटर के अंदर में 12 ऑक्सीजन थे, सनलाइट आया, वाटर टूट गए और टूटने के बाद में उसके सारे ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज हो, इसलिए नाम पड़ा था ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन को यहां से इवॉल्व करा देगा। एकदम क्लियर है। तो बच क्या गया? हाइड्रोजन। 12 वाटर था, 12 ऑक्सीजन रिलीज हो गया, अब 12 हाइड्रोजन बच गया। इस हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए एक सब्सटेंस आएगा जिसका नाम है NADP+। ऐसा नाम आपने सुना होगा NADP+। क्या होता है बाद में बातें करेंगे, फुल फॉर्म क्या है नहीं जानना है, हमारे काम फंक्शन क्या करता है ये इंपॉर्टेंट। तो यहां पास क्या होगा? NADP+, ये आएगा और बोलेगा हाइड्रोजन मुझे दे दो। 12 वाटर है, 12 NADP+ आया और सबका हाइड्रोजन ले लिया और बन गया 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH और H+ से हम लोग NADPH2 भी लिख देते हैं, हम लोग कभी कभी NADPH2 भी लिख देते हैं और कभी कभी NADPH और H+ लिखेंगे, तुम्हारी मर्जी। तो मैंने सिंपल करने के लिए NADPH2 लिख दिया, तो टेंशन नहीं लेना है। अब समझ में आ गया? सनलाइट आया, वाटर टूटा, टूटने के बाद में हाइड्रोजन को किसने पकड़ा? NADP+ ने, और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज हो गया। किसके हेल्प से? किसने तोड़ा? OEC, या इसी का नाम वाटर स्प्लिटिंग सब्सटेंस। उसने वाटर को स्प्लिट किया, तोड़ा, तो हाइड्रोजन अलग हो गए, ऑक्सीजन अलग हो गए, ऑक्सीजन सारा का सारा इन्वायरमेंट में रिलीज हो गया। ये जो भी तुमने अभी तक पढ़ा ये लाइट रिएक्शन था। अभी तक जो भी मैंने चीजें बताई ये लाइट रिएक्शन था। लाइट रिएक्शन यही है, फिर से सुन लीजिए, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहला चीज, सर लाइट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? वो रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में, सुबह 6 बजे सनलाइट आएगी, शाम 6 बजे तक सनलाइट रहेगी। सुबह 6 बजे सनलाइट आएगा, लाइट रिएक्शन चल रहा है, 7 बजे 8 बजे चल रहा है बच्चा, जब तक लाइट है, जब तक लाइट है तब तक जो रिएक्शन होगा लाइट रिएक्शन। लाइट जरूरी है, लाइट आएगा तभी रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन, यानी दिन भर लाइट रिएक्शन होता है। सेकंड, लाइट का क्या करेगा? लाइट के अंदर एनर्जी है, ये एनर्जी प्लांट पे गिरेगा, प्लांट पकड़ लेगा। क्यों पकड़ेगा? क्योंकि इसके पास पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, कैरोटीन है, पकड़ लिया। इस एनर्जी का करेगा क्या? इस एनर्जी के हेल्प से एनर्जी बनाएगा। इस सनलाइट के एनर्जी के हेल्प से वो ATP बनाएगा, यानी सन के अंदर जो एनर्जी था उसके हेल्प से हमने ATP में कन्वर्ट कर दी। तो इसी को कहते हैं लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सन के अंदर एनर्जी था, लाइट एनर्जी हमने ATP में कन्वर्ट कर दिया। चलिए भाई, हो गया। सेकेंड काम, वाटर टूटा, तोड़ने के लिए OEC है, वाटर के अंदर 12 ऑक्सीजन, सारे ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज हो गए, बच गया हाइड्रोजन। किसने पकड़ा? NADP ने पकड़ लिया, NADPH2 कन्वर्ट हो गया लाइट रिएक्शन का। चलो आप बताओ, किसे किसे यहां तक क्लियर है? लाइट रिएक्शन किसे किसे समझ में आ गया? फटाफट हैंड रेस करो, फटाफट हैंड रेस करो, किसे किसे लाइट रिएक्शन क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक किसी को अगर डाउट है तो बोल सकते हो, किसी को अगर डाउट है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, ये तो बच्चों को 10th में सिखाया जाता है। चलो, तो यहां तक चीजें समझ में आई। अब देखो,
अब मेन रिएक्शन है डार्क रिएक्शन। मेन रिएक्शन है डार्क रिएक्शन। देखिए सर, डार्क रिएक्शन मतलब अंधेरे में चलने वाला। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में यही चीज आएगा कि डार्क रिएक्शन मतलब सर अंधेरे में चलने वाला रिएक्शन। चलिए इस पे बातें करते हैं। डार्क रिएक्शन में होता क्या सर, ये पहले बता दो। अंधेरा में चलता है, दिन में चलता है, वो तो बाद में बात करेंगे। डार्क रिएक्शन में होता क्या है, एक लाइन में बोलूं, इस CO2 को, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बच्चा केवल कन्वर्ट करना है C6H12O6 में, बस। डार्क रिएक्शन एक लाइन में कंप्लीट। जो ये CO2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको पकड़िए और इस CO2 को कन्वर्ट कर दीजिए C6H12O6 में, बस हो गया डार्क रिएक्शन कंप्लीट। तो सर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में देखो कार्बन है और ऑक्सीजन है, नया चीज क्या आया, देखो क्या आया नया चीज, हाइड्रोजन आया। यानी सर हमें केवल हाइड्रोजन डालना है क्या? हाँ, इसलिए डार्क रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन होगा, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे हम लोग। CO2 के अंदर में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे रिडक्शन। CO2 के अंदर में हाइड्रोजन डाल दो और वो ग्लूकोज बन जाएगा। हो गया, एक लाइन में खत्म, कभी तुम्हें दिक्कत होगा ही नहीं। हाई फाई कुछ पढ़ते रहो, हाई फाई कुछ भी पढ़ते रहो, एक लाइन में अगर कभी क्वेश्चन आए क्या होता है डार्क रिएक्शन, तो बस होता है CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर ग्लूकोज के अंदर कार्बन तो थे, ऑक्सीजन भी है, नया चीज क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहां से आया? तो बोलेंगे आया होगा कहीं से, हाइड्रोजन हमने डाल तो दिया। हाँ, लेकिन अब बोलो हाइड्रोजन आया कहां से सर, इस पे बातें करते। सर ये डार्क रिएक्शन अंधेरे में चलेगा, लाइट में चलेगा, ये बता दो। एनसीईआरटी पढ़िएगा, तो एनसीईआरटी में ये लिखा है बच्चा, डार्क रिएक्शन का मतलब लोग गलत निकाल लेते हैं, ये मिसनोमर है। एनसीईआरटी में ये वर्ड दिया है मिसनोमर, इसका गलत नेमिंग कर दिया गया। एक छोटे से क्लास 6 के बच्चे से मैं बोलूं, लाइट रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन दिन में हो, मैं उसे बोलूं डार्क रिएक्शन मतलब, तो क्या बोलेगा? ऐसा रिएक्शन जो अंधेरे में हो, रात में होगा, अंधेरे में होगा, उसे डार्क रिएक्शन कहेंगे। ये गलत वर्ड है, इसलिए वर्ड यूज किया गया, ये मिसनोमर है, ये कंफ्यूज कर देता है बच्चों को कि ये रात में चलने वाला रिएक्शन। तो सर कब चलते हैं? डार्क रिएक्शन का मतलब है वो रिएक्शन जिसे लाइट से मतलब ना हो। लाइट है, दिन है, लाइट है तब भी होगा, लाइट नहीं है, रात है तब भी होगा, मुझे लाइट से कोई मतलब नहीं। लाइट हो तब भी मैं करूंगा, लाइट ना हो तब भी मैं करूंगा, मुझे लाइट से मतलब नहीं है। तो डार्क रिएक्शन का रियल मतलब है लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब मुझे लाइट से मतलब नहीं है, लाइट हो या ना हो मैं तो अपना परफॉर्मेंस करूंगा। इसलिए बच्चा जैसे ही डार्क वर्ड आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, डार्क मतलब अंधेरा, रात में चलेगा, नहीं, इसका रियल मतलब क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट होगा तब भी काम करेगा, लाइट नहीं होगा तब भी काम करेगा, मुझे कोई मतलब नहीं। यानी सर दिन में लाइट रिएक्शन चल रहा होगा, हाँ, क्या सर दिन में डार्क रिएक्शन भी चल रहा होगा, हाँ, इसे कोई मतलब नहीं है, दिन हो रात हो कोई मतलब नहीं है, मुझे लाइट से मतलब ही नहीं। इसी को कहते हैं हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का रियल में क्या नाम है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लेकिन अब सुन, ऐसे समझो, एक बच्ची है तभी पढ़ाई करती है जब पापा घर पे हो। एक बच्ची है पढ़ाई कब करती है, जब पापा घर पे हो, ठीक है, पापा घर से बाहर गए पढ़ाई करना बंद, तो पापा डिपेंडेंट होगी। जब तक पापा है पढ़ाई करेगी, पापा नहीं है पढ़ाई नहीं करेंगे, पापा डिपेंडेंट। लेकिन कोई अच्छी बच्ची, अच्छी वर्ड बॉय ने बोला, अच्छी बच्ची है, पढ़ाई करना है, नीट का तैयारी करना है, पापा घर पे है तभी पढ़ाई करें, पापा घर पे नहीं है, हफ्तों दिनों तक नहीं है, फिर भी पढ़ाई करें, उसे कोई मतलब नहीं, पापा घर पे हो या ना हो उसे पढ़ाई करना है। ये हो गया बच्चा पापा इंडिपेंडेंट। ऐसे ही आप समझ सकते हो, लाइट हो या ना हो, ये हो गया क्या,
डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट। बट डार्क रिएक्शन में क्या चाहिए था सर? CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। इसके लिए चाहिए बच्चा हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, अब नया चीज बता रहा हूं। CO2 को रिड्यूस करना है, हाइड्रोजन डालना है। क्या करना है? रिडक्शन। हाइड्रोजन को डालोगे तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? रिडक्शन। सर कौन कराएगा? CO2 में हाइड्रोजन हम डाल देंगे तो क्या ग्लूकोज बन जाएगा? तब तो बेटा बाहर में भी कर सकते थे। तब तो हम लोग बाहर से CO2 पकड़ते, उसमें हाइड्रोजन डाल देते, ग्लूकोज बन जाता। फिर तो हमें ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए अब ध्यान से सुनिए, CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, एक एंजाइम चाहिए बच्चा जिसका नाम है रुबिस्को। इसके लिए एक एंजाइम चाहिए रुबिस्को। ये नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा ना, यहाँ पर जो भी बच्चा है वो नाम जरूर सुना होगा, रुबिस्को नाम का। एक ऐसा एंजाइम है जो CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, यानी डार्क रिएक्शन कौन करेगा? रुबिस्को। ये दुनिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। ये पढ़ा है आपने? सर रुबिस्को करता क्या? बोले कुछ नहीं करता, CO2 को पकड़ता है, उसमें हाइड्रोजन डालता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया ना। बेटा रुबिस्को अगर नहीं होगा तो दुनिया में कोई ग्लूकोज नहीं बनेगा। अगर रुबिस्को नहीं है तो ग्लूकोज दुनिया में बनेगा ही नहीं, कोई प्लांट ग्लूकोज बनाएगा ही नहीं, कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा ही। यानी पूरा दुनिया बच्चा इसी रुबिस्को पे डिपेंडेंट है। कितना इंपॉर्टेंट एंजाइम है, पूरे दुनिया में फोटोसिंथेसिस रुबिस्को करा है, क्योंकि वही ग्लूकोज बनाएगा। लेकिन रुबिस्को बोलेगा ये फ्री में काम नहीं करूंगा। तुझे क्या लग रहा है मैं ऐसे CO2 को पकड़ूंगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दूंगा फ्री फोकट का? फ्री का कोई काम नहीं होता। सबसे पहली बात, CO2 को मैं ग्लूकोज में कन्वर्ट करूंगा तो हाइड्रोजन कहां से आएगा? हाइड्रोजन कहां से आएगा? फ्री का लाइन का हाइड्रोजन। दूसरा, हाइड्रोजन जोड़ भी दूं, फ्री में नहीं जोड़ूंगा, मुझे चाहिए बच्चा ATP चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो रुबिस्को का बेटा दो डिमांड है, एक है ATP और एक है हाइड्रोजन। एनर्जी चाहिए, एनर्जी की हेल्प से जोड़ू, हाइड्रोजन डालोगे तभी तो ग्लूकोज बनेगा। तो अब बेटा हाइड्रोजन कहां से लाए और ATP कहां से लाए? मुझे CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना था, रुबिस्को तैयार है, मैं करूंगा, लेकिन मुझे चाहिए ATP और हाइड्रोजन। लेके आओ, मैं कर देता हूं। अरे इसी ATP बनाने के लिए तुमने लाइट रिएक्शन चलाया ना अभी। अरे इसी हाइड्रोजन को बनाने के लिए तुमने लाइट रिएक्शन तो चलाया। वाटर जो टूटा था, वाटर के हाइड्रोजन NADP ने पकड़ लिया था, यही अब हाइड्रोजन आएगा, यही NADPH2 यहां से चला और जा करके रुबिस्को को बोलेगा कि मैं लेकर के आया हूं, हाइड्रोजन मेरे पास है, ले लो। मैंने वाटर का तोड़ा, वाटर को तोड़ा, वाटर से हाइड्रोजन निकाला और ये मैं तुम्हें दे देता हूं। अब बच्चा हाइड्रोजन मिल गया, रुबिस्को ने क्या किया? वाटर के हाइड्रोजन को पकड़ा, CO2 में डाला, ग्लूकोज बन के रेडी, ग्लूकोज बन के रेडी हो गया। लेकिन क्या रुबिस्को फ्री में काम करता है? नहीं सर, हाइड्रोजन तो डाल देगा लेकिन एनर्जी चाहिए। इसलिए हमने लाइट रिएक्शन में ATP बनाया था। जो ATP बने थे लाइट रिएक्शन में, आ जा रहे भाई रुबिस्को को दे। डार्क रिएक्शन चलाना है, इसलिए लाइट रिएक्शन क्यों चलता है? क्योंकि डार्क रिएक्शन को रिक्वायरमेंट जरूरत है। डार्क रिएक्शन को चाहिए ATP, डार्क रिएक्शन को चाहिए हाइड्रोजन, इसलिए लाइट रिएक्शन चलाया। वाटर को तोड़ा, हाइड्रोजन निकला, लाइट आया तो पिगमेंट पकड़ के ATP बना लिया, तो हमने एनर्जी बनाया, हमने हाइड्रोजन पकड़ा, इसको दे दूंगा डार्क रिएक्शन। इसलिए डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। लाइट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन। ये दिन हो रात हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी होगा, लेकिन प्रोडक्ट चाहिए लाइट रिएक्शन का, यानी ATP चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए, तभी तो हम काम कर पाएंगे। पापा घर पे हो या ना हो, मैं तो पढ़ाई करूंगी, लेकिन चॉकलेट चाहिए। पापा चॉकलेट लाके देते रहे, घर पे हो तब भी चॉकलेट दो, नहीं है फिर भी लाके रख दो, मैं तब तक पढ़ाई करूंगी जब तक चॉकलेट होगा, तब तक डार्क रिएक्शन चलेगा, जब तक लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट ATP होंगे, NADPH होंगे। दिन में सनलाइट चल रहा है, ATP बन रहा है, NADPH बन रहा है, डार्क रिएक्शन चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चल रहा है बच्चा, चल रहा है। अचानक से लाइट खत्म कर दे,
तब भी डार्क रिएक्शन चलेगा, क्योंकि एटीपी एनएडीपीएच बनते जा रहा था, वो स्टोर करके रख लिया था, डार्क रिएक्शन चल रहा है। फिर से लाइट डाला, फिर भी लाइट रिएक्शन चल रहा है, यानी लाइट एक बार था तब भी डार्क रिएक्शन चल, लाइट हटा दिया फिर भी चल रहा है, फिर से डाला फिर भी चल रहा है, यानी इसको कोई मतलब नहीं है रे भाई, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज समझ, लाइट डाला, ठीक है, चल रहा है डार्क रिएक्शन। मैंने बेटा 3 घंटे 4 घंटे के लिए लाइट नहीं दिया, 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया, अगर लाइट नहीं डालेंगे तो क्या लाइट रिएक्शन चलेगा? क्या एटीपी बनेगा? एनएडीपीएच बनेगा? बनेगा ही। अरे अगर बनेगा ही नहीं तो थोड़ी देर में देखा डार्क रिएक्शन रुक गया थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो उसके प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट था और लाइट मिला नहीं, प्रोडक्ट बने नहीं, ये भी रुक गई। इसलिए मैं अच्छा वर्ड यूज करूं, डार्क रिएक्शन का मतलब है लाइट से तो मतलब नहीं है, उसके प्रोडक्ट से मतलब है। तो डार्क रिएक्शन इज द इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट बट डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। चलो यहां तक समझ में आया? इसमें बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है, इसमें मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। अब शायद क्लियर हो गया होगा। फटाफट बोलो, यहां तक चीजें कम समझ में आ गई? फटाफट हैंड रेस करो, फटाफट हैंड रेस करो। ठीक है, यहां तक मेरे में से समझ में आना चाहिए, यहां तक समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है, अब देखो, ठीक है, यानी डार्क रिएक्शन तुम्हारा क्लियर हुआ। अभी क्लास एंड होगा, रिज्वाइन करना है उसी लिंक पे रिज्वाइन कीजिएगा, अभी बातें बची हुई है। सर और क्या होगा डार्क रिएक्शन में? CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया सर, CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और कुछ होगा क्या? हाँ, साथ साथ वाटर भी बनेगा, साथ साथ बच्चा वाटर भी बनेगा, साथ साथ वाटर भी बनेगा। हो गया। अब हमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में 5 डिफरेंस को बताना है, 5 डिफरेंस को बताना है। क्या सभी बच्चा बता देगा? ठीक है, क्लास एंड होगा, रिज्वाइन करेंगे हम लोग। चलिए, हाँ 5 डिफरेंस देखो कौन कौन सा बताना है। लाइट रिएक्शन में लाइट जरूरी है, लाइट डिपेंडेंट, पापा डिपेंडेंट वो लड़की थी। डार्क रिएक्शन लाइट हो या ना हो मैं करूं, लेकिन मुझे प्रोडक्ट देते रहना, चॉकलेट आते रहना, या मैं पढ़ाई करते रहूं। चलिए, सेकंड डिफरेंस, लाइट रिएक्शन में पिगमेंट चाहिए तभी तो पकड़ेगा, लाइट रिएक्शन में एटीपी बनेगा, लाइट रिएक्शन में वाटर टूटेगा, लाइट रिएक्शन में वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, यानी ऑक्सीजन कहां रिलीज होगा? लाइट रिएक्शन में। एनएडीपीएच2 कहां बनेगा? लाइट रिएक्शन में। पिगमेंट कहां चाहिए? लाइट रिएक्शन में। वाटर कहां टूटेगा? लाइट रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन बस एक का, CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट, CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट। रुबिस्को कहां चाहिए? डार्क रिएक्शन। हाँ, ग्लूकोज कहां बना? डार्क रिएक्शन में। CO2 का रिडक्शन कहां होगा? डार्क रिएक्शन। एकदम सिंपल। अब थोड़े से दिमाग पे जोर लगाया होगा तो चीजें क्लियर हो। चलो ठीक है, तो हम लोग रिज्वाइन करते हैं, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं रिज्वाइन करके।